नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यूक्रेन युद्ध के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े तो कई देशों ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्कों में कटौती भी की है। कहीं इन कटौतियों से फर्क पड़ रहा है तो कहीं ने दिखावा भी माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स में करीब 50% की कटौती कर दी गई है। वहां सरकार 44 सेंट टैक्स के रूप में लेती थी, लेकिन अब उसे 22.1 सेंट कर दिया गया है। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर 56 रुपए का पड़ता है और इस हिसाब से देखिए तो ऑस्ट्रेलिया में 1 लीटर पेट्रोल पर 12 रुपया टैक्स कम हो गया। लेकिन इसका फायदा तब मिलेगा जब मौजूदा स्टॉक खाली होगा। टैक्स कटौती के पहले से ही ऑस्ट्रेलिया के कई राज्यों में पेट्रोल के दाम कम होने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया की इन चमकदार तस्वीरों को देखकर यह अनुमान लगाना ठीक नहीं रहेगा कि यहाँ के लोग बढ़ती कीमतों से परेशान नहीं हैं। इन्हें हर तरह की सुविधाएं मिल चुकी हैं। वहाँ की सरकार ने 3 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भार वहन कर जनता को पेट्रोल की कीमतों में राहत दी है। यह राशि भारतीय रुपए में 16,800 करोड़ होती है। इस कटौती से ऑस्ट्रेलिया में 40 लीटर के टैंक को भराने में $10 की बचत होगी। भारतीय रुपए में समझिए 560 रुपए की। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल के दाम कम होने लगे हैं। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 60 लाख लोगों के खाते में $250 की राशि जमा कर दी है। इसे वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग पेमेंट, जीवन लागत भुगतान कहा जाता है। जो लोग वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, विकलांगता पेंशन ले रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं, ऐसे कई श्रेणियों में लाभार्थी के खाते में $250 अपने आप चला जाएगा और इस पैसे पर आयकर भी नहीं लगेगा। इसके अलावा पुरानी योजनाओं के भत्ते में भी 20 से 30% की वृद्धि कर दी गई है। भारत से गए लोगों को भी इन योजनाओं का लाभ मिलता है। एनआरआई अंकिलों से व्हाट्सएप के वीडियो कॉल पर पूछ लीजिएगा कि ये तस्वीरें सही हैं या नहीं। दिसंबर 2021 में राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 5 साल में भारत से 86,933 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया जाकर वहां की नागरिकता ले ली। आपको भी लग रहा होगा कि यहां तो सब कुछ कितना व्यवस्थित है, शायद इसलिए भारत छोड़कर लोग वहां की नागरिकता ले रहे हैं। लेकिन क्या भारत की राष्ट्रवाद की राजनीति वे छोड़ पाते हैं? क्या पता वहां की नागरिकता लेने वालों में कुछ ऐसे भी हों जो वहां भी मुस्लिम फल विक्रेताओं के बहिष्कार की राजनीति की सोच रखते होंगे। देश छोड़ गए ऐसे देशभक्तों को किस तरह से प्रेरित किया जाए कि वे ऑस्ट्रेलिया की इन शानदार सुविधाओं को छोड़कर तुरंत इंडिया आ जाएं, जहां जबरदस्त विकास हो चुका है। यह वीडियो हमें मनबीर, रऊफ और गिरीश मकवाना से प्राप्त हुआ है। अलग अलग शहरों के हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि वहां के शहर किस तरह बने हुए हैं, व्यवस्थित हैं। जीवन के कई सारे तनाव इन व्यवस्थाओं से भी कम हो जाते होंगे। महंगाई से अपनी जनता को राहत देने के लिए दुनिया भर की सरकारें अलग अलग कदम उठा रही हैं। भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। मुमकिन है मिडिल क्लास, निम्न मध्यम वर्गीय तबका भी इसका लाभ ले रहा हो, लेकिन क्या यह काफी है? कई देशों में सरकारी योजनाओं पर आश्रित लोगों को अलग से कैश पैसे दिए जा रहे हैं ताकि वे महंगाई का बेहतर मुकाबला कर सकें। ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण हमने आपको बताया है। जर्मनी में भी पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स में अगले 3 महीने के लिए कटौती कर दी गई है। चांसलर ओलाफ शोल्स की सरकार ने 30 यूरो सेंट टैक्स की कमी की है। डीजल पर 14 सेंट की कटौती का ऐलान हुआ है। यही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का टिकट भी सस्ता हुआ है। मासिक टिकट 9 यूरो सस्ता कर दिया गया है। जो कामगार आयकर देते हैं उन्हें जर्मनी की सरकार 300 यूरो दे रही है ताकि पेट्रोल के दामों के कारण जो खर्चा हो रहा है उसकी भरपाई हो सके। भारतीय रुपए में 300 यूरो कितना हुआ? 24,846 रुपए। शायद इस तरह से तुलना सही ना हो, मगर इसे आप ऐसे देखिए। जर्मनी के छोटे शहरों में एक घर का किराया 300 यूरो होता है, तो सरकार किराए के बराबर की रकम अपनी जनता को दे रही है। यह काफी पैसा है। यही नहीं, परिवारों को एक बार के लिए हर बच्चे के हिसाब से 100 यूरो दिया जा रहा है। इससे कम आय वाले परिवारों को राहत मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में विकास नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पर महंगाई के सपोर्टर ना होने के कारण ही
सरकार अपने नागरिकों के खाते में $250, 300 यूरो की रकम डाल रही है। पेट्रोल पर ड्यूटी कम कर रही है। फ्रांस में भी पेट्रोल पर लगने वाली ड्यूटी में 15 सेंट की कमी की गई है। इस कटौती के कारण वहां की सरकार को 2 अरब यूरो का झटका लगा है। वहां के अखबारों में इस तरह की खबरें छप रही हैं कि इस कटौती से 60 लीटर की टंकी फुल कराने पर 9 यूरो की बचत होगी। इसके बाद भी फ्रांस की सरकार ने तेल कंपनियों से अपील की है कि सरकार ने 15 सेंट की कटौती की है अपनी तरफ से, तो कंपनियां भी कुछ कम करें, 5 सेंट की कटौती कर दें ताकि नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। क्या भारत में ऐसा हो रहा है? आयरलैंड और पुर्तगाल में भी पेट्रोल पर ड्यूटी घटाने की खबरें छपी हैं। ब्रिटेन में भी मार्च 2023 तक के लिए ईंधन पर लगने वाले कर में 5 पेंस की कमी कर दी गई है, लेकिन इससे वहां बहुत फर्क नहीं पड़ा है। ब्रिटेन में पेट्रोल का दाम रिकॉर्ड स्तर पर है, डीजल तो और भी महंगा है। ब्रिटेन में मार्च 2011 से लेकर मार्च 2022 तक ईंधन पर लगने वाले करों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। भारत में उत्पाद शुल्क में कितनी वृद्धि हुई इस दौरान आपने प्राइम टाइम में देखा ही होगा, लेकिन इस बार ब्रिटेन के बजट में 5 पेंस की कटौती कर दी गई। इसका लाभ अभी जनता तक पहुंचना बाकी है। ब्रिटेन में भी पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाकर एक नया पेट्रोल E10 लॉन्च हुआ है, लेकिन यह आम पेट्रोल से महंगा है। इससे तेल की अर्थव्यवस्था पर खास फर्क नहीं पड़ा। ब्रिटेन की जनता पेट्रोल के दाम बढ़ने से काफी परेशान है। यह वीडियो स्कॉटलैंड का है। क्या आपको भी इसे देखकर लग रहा है कि सब कुछ कितना अच्छा है? दिसंबर 2021 में सरकार ने बताया था कि 66,000 से अधिक भारतीयों ने इंग्लैंड की नागरिकता ले ली है। उसी जवाब में यह भी था कि 2017 से 21 के बीच 6 लाख से अधिक भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, जबकि यहां इतना विकास हो चुका था। जेलस मत होइए, वहां गए सिमरनों को अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए। आप फोकस पेट्रोल के दाम पर कीजिए। अगर आप महंगाई से निराश हैं तो मेरी एक बात मानिए, महंगाई के सपोर्टर को फोन कीजिए, उनसे बात कीजिए। महंगाई का सारा कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन आप मेरी बात मानते ही कहां हैं। नसीम ने कुछ और लोगों से बात की जो महंगाई की वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महंगाई तो है ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, महंगाई नहीं बढ़ रही है। अगर देखा जाए पहले के कंपैरिजन में जो एक रेशियो उसके हिसाब से महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। पहले सरसों जो बिकती थी वो 4,000 रुपये कुंटल बिकती थी, आज सरसों 8,000 रुपये कुंटल बिक रही है। गेहूँ बिकता था 800 रुपये कुंटल, गेहूँ 2,000 से ऊपर बिकता है। और नौकरी में भी पहले एक गवर्नमेंट टीचर को 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, आज 80,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कोई महंगाई ज़्यादा नहीं है। और वैसे भी देश जब तरक्की कर रहा है, विकास हो रहा है, तो उसके हिसाब से कोई महंगाई ज़्यादा नहीं है, सब नॉर्मल चल रहा है, ठीक चल रहा है। मतलब पेट्रोल डीजल की बढ़ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको? 2015 में भी पेट्रोल की जो 14-15 में पेट्रोल की कीमत 70-75 रुपये थी, उसके हिसाब से आज 100 रुपये 30 रुपये बढ़ा है, कोई नहीं उसके। और तब से अब की कि खेती की कीमत और बाकी कीमत बहुत उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उस हिसाब से महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी, सब नॉर्मल चल रहा है, ठीक चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्क न मुझे पड़ता है न किसी और को पड़ना चाहिए। और इस मुद्दे को विपक्ष उठा रहा है। इस समय और कोई मुद्दा है नहीं विपक्ष पे। मोदी जी और योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके दोनों शीर्ष नेतृत्व हमारे बहुत अच्छा काम चल रहा है। आज आप यूक्रेन और रूस का युद्ध देखो, भारत को हर जगह पूछा जा रहा है। पहले क्या था? पहले कुछ जगह नहीं थी, कुछ नहीं था। इस समय भारत का इतना महत्व है, सब लोग सब पूछ रहे हैं कि क्या है ये सब, क्या है ये सब, योगी जी का और मोदी जी की देन है। तो मेरा मानना यही है कि महंगाई के साथ साथ लोगों की आय बढ़ रही है। चाहे आप सरसों ले लो, गेहूं ले लो, किसानों को ले लो, हर व्यक्ति को ले लो, उनकी आय बढ़ रही है। और अगर आप देखा जाए कि कांग्रेस सरकार का और भाजपा सरकार का रेशियो निकालेंगे तो कांग्रेस सरकार में जितनी महंगाई बढ़ी उतनी महंगाई भाजपा सरकार में तो बिल्कुल नहीं बढ़ी। महंगाई के इन सपोर्टरों को आप लोक अर्थशास्त्री कहिए। इनके अर्थशास्त्र की कोई काट किसी अर्थशास्त्री के पास नहीं है। पिछले साल नवंबर में भारत में भी केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में भारी कटौती की। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 32 रुपए से घटाकर 27 रुपए कर दिया गया। राज्यों ने भी कर घटाए। उसके बाद भी लोग 95 रुपया लीटर तो कहीं कहीं 100 रुपया लीटर पेट्रोल भराते ही रहे। जब युद्ध नहीं था तब से भारत के लोग 100 रुपया लीटर से अधिक पेट्रोल खरीद रहे हैं। अब तो कई शहरों में पेट्रोल 122 रुपए लीटर हो गया है, उससे भी अधिक।
दिल्ली में साल भर में सीएनजी की कीमत 25 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी हो गई। उसमें इस साल 4 महीने में 17 बार वृद्धि हुई है। पिछले साल 1 अप्रैल को कीमत 43 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम थी, अब बढ़कर 69 रुपए 11 पैसे हो गई। देश भर में ओला उबेर के चालक इस महंगाई से परेशान हैं। सरकार को इन्हें तुरंत कोई राहत देनी चाहिए। कम से कम कुछ समय के लिए प्राइवेट टैक्सी वालों से टैक्स की वसूली बंद की जा सकती है ताकि उनके हाथ में कुछ पैसे आ सके। एक सोशल साइट है लिंक्डइन, वहां पर ओला उबर में चलने वाले लोग कंपनी पर गुस्सा निकाल रहे हैं कि किराया बढ़ गया मगर कार चालक एयर कंडीशन के अलग से पैसे मांग रहा है। इन पोस्ट को पढ़ते हुए लगा कि कुछ चालाक लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है जो महंगाई का गुस्सा कंपनी पर निकाल रहे हैं, सरकार पर नहीं। ऐसे कई मैसेज को पढ़ने के बाद इतना तो लगा कि गुस्सा किसी पर तो निकाल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश क्लास वालों को भी बात चुभ रही है, महंगाई पिंच कर रही है। ये क्लास भी एयर कंडीशन कार में बैठने के 150 एक्स्ट्रा नहीं दे पा रहा है। अखबारों में खबरें छप रही हैं कि सिलेंडर महंगा होने से लोग फिर से कम भराने लगे। सवाल है कि क्या सरकार के पास अब कोई स्कोप बचा है कि वह ड्यूटी में कमी करे या अपने नागरिकों के खाते में अनाज के साथ कुछ पैसे भी डाल दे जिससे उनकी मदद हो जाए। 6 अप्रैल को भारत के क्रूड ऑयल बास्केट की कीमत में 8% की कमी आई। हिमांशु शेखर अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि क्या उम्मीद की जा सकती है कि तेल के दाम में अब कमी आएगी। अब यहां सवाल है कि 17 दिनों में 10 रुपया लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल। क्या आगे दाम नहीं बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है? क्या यह भी उम्मीद कर सकते हैं कि जो दाम बढ़े हैं उनमें कटौती होगी? क्या आम लोगों को कुछ राहत मिलेगी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चा तेल सस्ता हो रहा है? पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मार्च में क्रूड ऑयल इंडियन बास्केट की औसत कीमत $112.87 प्रति बैरल थी, जो 6 अप्रैल 2022 को घटकर $103.94 प्रति बैरल हो गई। यानी क्रूड ऑयल इंडियन बास्केट करीब 8% तक सस्ता हुआ है। हाल के चुनावी अभियान के दौरान 137 दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव न करने के बाद 22 मार्च से अब तक तेल कंपनियां दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा चुकी हैं। इन 137 दिनों में कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा होने से 10 से 12 रुपए तक की अंडर रिकवरी थी। इसमें से 10 रुपए प्रति लीटर के आसपास तेल कंपनियां रिकवर कर चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पिछले 17 दिनों में 14 बार कीमतें बढ़ने के बाद अब आम लोगों को राहत देने की गुंजाइश बढ़ी है? अगर इसकी कीमत आम आदमी के लिए कम करनी है तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट्स पे है, क्योंकि इसमें ये जो कीमत उपभोक्ता दे रहे हैं इसमें ज़्यादा से टैक्स सेल्स टैक्स है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकारें अपना वैट और सेल्स ड्यूटी अगर घटाती हैं, सेल्स टैक्स, तो इससे एक स्पेस बनेगा कीमतों को। जस्ट राइट, क्योंकि उनके पास जो कई राज्य सरकारों ये जो तेल की टैक्स से जो सेल्स टैक्स से जो आमदनी होती है इसके पर काफ़ी डिपेंडेंट है, लेकिन जो हमने इस पर काफ़ी इंक्रीज हुआ है। उधर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने को लेकर सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया और रोल बैक की मांग की। पेट्रोल, डीजल और डोमेस्टिक गैस के भाव मूल्य वृद्धि जिस तरह से चलते हैं कोई इसको लगाम देना चलेगा। जो दिन चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट निकल गए, उसके बाद 14 दिन में 16 बार ये भाव वृद्धि हुआ। तो ये वृद्धि का सामने और यहाँ आके ये बोलना ये सरकार के लिए संभव नहीं दिखाई देता। तो कारण तो बोलना चाहिए कि इतना स्पीड में क्यों बढ़ते हैं। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष की मांग को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। हमने अप्रोप्रिएशन बिल में 8 घंटा अलोट किया था, फाइनेंस बिल में सेपरेटली डिस्कशन हुआ था, यूक्रेन में डिस्कशन हुआ था। वित्त मंत्री ने इन डिटेल रिप्लाई दिया है और इन एडिशन टू दैट यूक्रेन का डिमांड भी उनका ही था और उसमें भी उन लोगों ने
ये शॉर्ट गैस जो अगर सप्लाई कम हो रहा है उसके लिंक करते हुए वो लोग ये इसके बारे में भी बताया कि प्राइस राइज के बारे में। तब भी श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी भी इंटरव्यून होके उन्होंने भी डिटेल भाषण दिया है। भारतीय तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की 15 दिन के औसत कीमत के आधार पर तेल के आयात को लेकर करार करती हैं। ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में ये गिरावट अगले कुछ दिन और जारी रही तो इससे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गुंजाइश बढ़ेगी। दिल्ली से राजीव रंजन और सुधीश राम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। क्या कभी पेट्रोल और डीजल का दाम 80 रुपए लीटर पर वापस पहुंचेगा? आर्थिक पत्रकार अनिंद्यो चक्रवर्ती एक दूसरी दलील देते हैं। उनका कहना है कि जो तेल निर्यात के लिए आयात होता है, सरकार उसमें कटौती करके जनता को राहत दे सकती है। अनिंद्यो ने ट्विटर पर संक्षेपिका जारी की है जिसे थ्रेड कहते हैं। उन्होंने संक्षेप में कुछ कारण बताए हैं कि भारत की तेल कंपनियां अपने उत्पादन का 30% पेट्रोल और डीजल निर्यात कर देती हैं। अगर सरकार 30% आयात कम कर दे तो वह उस पैसे से अपनी जनता को राहत दे सकती है। किसी कंपनी के मुनाफे के लिए सरकार क्यों आयात कर रही है? यह अनिवार्य आयात नहीं है। 5-6% कम आयात करने से भी काम चल जाएगा। एक तर्क है कि निर्यात से विदेशी मुद्रा की आमदनी होती है तो कैसे रोक दें? ऑनिन कहते हैं कि क्या हमें इतनी मुद्रा की जरूरत भी है? कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि हमें 15 महीने के आयात के लिए विदेशी मुद्रा रखनी चाहिए, लेकिन तेल के आयात के कारण विदेशी मुद्रा की कीमत कम हो जाती है। भारत और भी अधिक विदेशी मुद्रा के संग्रह के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि डॉलर जमा करने से उस पर ब्याज कम मिलता है, उससे ज्यादा तो रुपए पर ब्याज मिल जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को कमाने के लिए डॉलर संग्रह करने की जरूरत उस तरह से नहीं है, ये ऑनिन कहते हैं। डॉलर खरीदने के लिए रुपया जारी करना पड़ता है, इसके लिए बिना जरूरत के रुपए की सप्लाई भी बढ़ानी पड़ती है। एक ऐसा देश पेट्रोल और डीजल का निर्यात कर रहा है जहां इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अगर आप क्रय शक्ति के हिसाब से देखें तो कीमतें और भी ज्यादा हैं। ऐसा कर केवल बड़ी तेल कंपनियों को संरक्षण दिया जा रहा है। एक तरह से लोगों से पैसे लेकर भारत के अमीरों को दिया जा रहा है। क्या यह विकल्प सरकार के पास है कि निर्यात के लिए जो कच्चा तेल आ रहा है, जिससे तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, उसमें कटौती करे? हमें यह सवाल दिलचस्प लगा तो यहां शामिल कर लिया। मंगलवार के बिजनेस स्टैंडर्ड में पीटीआई के हवाले से एक खबर छपी जो इसी दिशा में बात करती है। फिच रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट है कि प्राकृतिक गैस की कीमतों को दुगना करने और तेल की कीमतों को बढ़ाने से ओएनजीसी और रिलायंस जैसी तेल और गैस उत्पादक कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा। अमेरिका में भी तेल कंपनियों पर टैक्स लगाने की मांग हो रही है ताकि पेट्रोल पर ड्यूटी घटाकर जनता को राहत दी जा सके। अमेरिकी कांग्रेस में एक विधेयक पेश हुआ है। उसका आधार यह है कि संकट तो यूरोप में है, लेकिन अमेरिका के भीतर जो तेल का उत्पादन हो रहा है उसकी लागत तो नहीं बढ़ी। अतः निर्यात और आयात किए गए तेल के दामों में अंतर को देखेंगे तो तेल कंपनियों को बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है। इसलिए अस्थायी तौर पर तेल कंपनियों पर टैक्स लगा देना चाहिए ताकि जनता को सस्ती दरों पर पेट्रोल दिया जा सके। अनिंद्यो चक्रवर्ती क्या यही बात नहीं कह रहे कि भारत सरकार तेल का आयात कम कर दे, खासकर वो हिस्सा जिससे तेल कंपनियां निर्यात कर मुनाफा कमाती हैं? इटली ने हाल ही में ऐसा किया है, तेल कंपनियों पर टैक्स लगा दिया है। यूरोपियन कमीशन में भी इसी तरह का प्रस्ताव पेश किया गया है। 2016 से भारत सरकार तेल के आयात में कटौती की बात कर रही है। अगर तेल कंपनियों के निर्यात के लिए आयात हो रहा है और उसका भार आम जनता पर पड़ रहा है तो क्या उसमें कटौती नहीं हो सकती थी? फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2022 में जब भारत आजादी के 75वीं सालगिरह मना रहा होगा तब तेल की आयात में 10% की कटौती की जानी चाहिए। ऐसा उनका टारगेट था। ऐसा नहीं था कि सरकार यह बात भूल गई। पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने कहा कि आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत है, की जा रही है। I want to begin by sharing two facts that would make you think. In 2019-2020,
India imported over 85% of oil and 53% of gas to meet the domestic demand. Can a diverse and talented nation like ours be so energy important dependent? I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पहले ध्यान दिया गया होता तो आज मिडिल क्लास पर भार नहीं पड़ता। लेकिन पहले का मतलब कितना होना चाहिए? 2016 में जब सरकार ने लक्ष्य तय किया था कि तेल का आयात 10% कम होगा, तब 5 साल बीत जाने के बाद क्या रिजल्ट आया है? क्या 2016 से लेकर अब तक कच्चे तेल के आयात में कोई कमी हुई है? 10 फरवरी 2022 को सरकार ने लोकसभा में जो जवाब दिया है उसी से बता रहा हूं। 2016-17 में जरूरत का 81.7% तेल आयात होता था, जो 2020-21 में बढ़कर 84.4% हो गया। 2016-17 में घरेलू उत्पादन 35.6 मिलियन मीट्रिक टन था, 2020-21 में 30.3 मिलियन मीट्रिक टन हो गया, घट गया। 2016 में सरकार ने लक्ष्य रखा था कच्चे तेल के आयात में 10% की कमी की जाएगी। 6 साल बाद सरकार ही बता रही है कि आयात उल्टा बढ़ गया। इसका मतलब है कि घरेलू उत्पादन के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं वो हेडलाइन के ही काम आ रही हैं। एथेनॉल, बायो सीएनजी, बायोगैस वगैरह की नीतियां हैं। अभी हम एथेनॉल की बात नहीं कर रहे, लेकिन वैकल्पिक ऊर्जा की अन्य 2 योजनाओं का हाल तो देखना चाहते हैं। 2018 के बजट के बाद मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में गोबर गैस के कारोबार के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनेगा ताकि गोबर गैस का उपयोग किया जा सके, व्यापार हो सके। 30 अप्रैल 2018 की पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 2018-19 में देश के अलग अलग राज्यों में 700 बायोगैस यूनिट की स्थापना की जाएगी। पिछले साल 3 फरवरी 2021 को वेब पोर्टल लॉन्च हुआ, जिस पर आज बायोगैस यूनिट की संख्या 306 दिख रही है, बाकी बनने की प्रक्रिया में है। कुल मिलाकर 700 बायोगैस यूनिट का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, जबकि 4 साल से अधिक वक्त गुजर चुका है। इसी तरह कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट का हाल देखिए। इसकी कहानी भी बड़े लक्ष्य की है ताकि देखने सुनने में सब कुछ बड़ा सा लगे। 20 नवंबर 2020 की पीआईबी की एक प्रेस रिलीज है कि 2023-24 तक भारत में 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे और इससे 15 मिलियन मीट्रिक टन गैस का उत्पादन होगा। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे वगैरह वगैरह। इसके लिए 600 प्लांट लगाने के लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिए गए। उसमें लिखा था, यह कोई साधारण योजना तो नहीं लगती, बड़े लक्ष्य की योजना है। 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने में 2 लाख करोड़ का निवेश अनुमानित बताया गया था। 30,000 करोड़ की लागत से 900 प्लांट बनाने का काम अलग अलग चरणों में शुरू होने की बात कही गई थी। उसमें पीआईबी की प्रेस रिलीज में यह सब जानकारी दी गई है। 2 साल बाद भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी के एक सवाल के जवाब में 31 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली जवाब देते हैं कि फरवरी 2022 तक केवल 20 सीबीजी प्लांट ही कमीशन किए गए हैं। 2020 में बताया जाता है कि 900 प्लांट शुरू होने के अलग अलग चरणों में हैं, लेकिन 2 साल बाद 20 प्लांट ही कमीशन होते हैं। तब क्या 23-24 तक यह योजना अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े लक्ष्य बना दिए जाते हैं ताकि हेडलाइन बड़ी लगे और उनके लागू होने का रिकॉर्ड धीमा होता रहे। कुल मिलाकर 2021-22 तक सरकार आयात में 10% की कमी का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी, जबकि 10 फरवरी को लोकसभा में सरकार ने बताया कि इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी जिसने 5 सूत्री सुझाव दिए थे। सरकार ने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई है, सतत नाम से नीति बनाई है, लेकिन आपने देखा कि उन योजनाओं का हाल क्या है। नींबू क्यों महंगा है? कहीं 300 रुपए किलो तो कहीं 400 रुपए किलो। रविश रंजन ने इस सवाल की पड़ताल की है।
बुरी नजर से बचने के लिए सोनू शर्मा हर शनिवार को दुकान में नींबू और मिर्च लटकाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हाल के दिनों में उनका कारोबार कम हुआ है और आसमान छूती महंगाई से मुश्किलें बढ़ गई हैं। पेट्रोल, गैस, घर के राशन का सामान, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है और कमाई का जरिया कम होता जा रहा है। हालांकि नींबू और मिर्च नज़र ना लगे इसके लिए लोग लगाते हैं, लेकिन आखिर नींबू, मिर्च और सब्जियों पर किसकी नज़र लगी है, ये जानने के लिए आइए आपको लेकर चलता हूँ सब्जी मंडी और फल मंडी पर। सभी लोग माल बेच तिलक सैनी बीते 30 सालों से नींबू के थोक व्यापार से जुड़े हैं, लेकिन 300 रुपए किलो नींबू कभी नहीं बेचा है। उनके हाथ में जो नींबू है वो 2200 किलोमीटर यानी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से साहिबाबाद की मंडी पहुंची है। वो बताते हैं कि डीजल के दाम बढ़ने से एक ट्रक पर करीब 24,000 रुपए का अतिरिक्त भार आ गया है। 30-35 साल में नींबू कभी 300 रुपया किलो हुआ? कभी नहीं बिका, जीवन में नहीं बिका। इससे पहले कभी नहीं बिका। बहुत ऊपर बिका तो 150 रुपए, 150 रुपए। तो क्या डीजल के दाम जो बढ़े हैं उसके वजह से भी सब्जियों में तेजी आई है, महंगाई आई है? 1 रुपए किलो किराया बढ़ गया है। 1 रुपए किलो किराया बढ़ गया। 20,000 रुपए गाड़ी का, 20 से 25,000 रुपए ट्रक का भाड़ा बढ़ गया। नींबू के अलावा दूसरी सब्जियों पर भी डीजल और बदलते मौसम की मार पड़ी है। बीते 15 दिनों के अंदर कीमतों की अगर बात करें तो नींबू 15 दिन पहले 50 से 100 रुपए किलो था, अब 200 से 300 रुपए किलो है। करेला 20 से 30 रुपए किलो थी, अब 50 से 60 रुपए में है। और फली 15 दिन पहले 25 से 30 रुपए में थी, अब 60 से 65 रुपए किलो है। कुछ तो पीछे से माल कम है जी, और कुछ मौसम बदलाव हो रहा है, कुछ डीजल पेट्रोल का भी जो है असर है। महंगाई क्यों बढ़ रही है, इस पर जितने मुंह उतनी बातें हैं। कोई सरकार को कोस रहा है तो कोई इसके लिए यूक्रेन से लेकर आबादी तक को जिम्मेदार ठहरा रहा है। एक परिवार में पहले 8 जने थे, अब उस परिवार में 32 जने हो गए, तो खाए ना खाना है। तो 32 जनों के लिए जाएगी, पहले 8 जनों को जा रही थी। बहुत मतलब महंगाई हो रही है, इसकी तेल की बहुत मारा मार हो रही है। सब्जी पर आग लग रही है जी, बहुत कुछ भी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं मतलब हो रहा है तेल की महंगाई की वजह से। पूरे दिन तबाही करते हैं, घर में ऐसे 100, 200, 400, 500 रुपये कमा कर ले जाते हैं। सरकार का तर्क है कि बढ़ती महंगाई के पीछे वैश्विक बाजार में बढ़ती कीमतें हैं। यही वजह है कि फिलहाल नींबू और मिर्च लटकाने के बावजूद आप और हम महंगाई की बुरी नजर से नहीं बच पाएंगे। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इस महंगाई में सबकी झोली खाली हो रही है, ऐसा भी नहीं है। तेलुगु में एक फिल्म आई है RRR। इस फिल्म ने 1000 करोड़ का बिजनेस किया है। इसके हिंदी संस्करण ने 200 करोड़ कमाए हैं। वैसे आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में पीने का पानी नहीं है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। पानी बोल रहे हैं कि नहीं है, लेने जाना पड़ता, पीने वाला पानी नहीं है, सभी को लेने जाना पड़ता। अच्छा। पीने वाला पानी कितने दिन से भरती है? रतलाम जिला अस्पताल में प्याऊ के नल टूटे हैं, टंकी सूखी पड़ी है। बर्तन और कपड़े धोने वाले नल गर्म पानी उगल रहे हैं। मरीज गंदगी के बीच वही पानी पीने या बाहर से खरीद कर लाने को मजबूर हैं। पानी की बहुत समस्या आ रही है। हमारे लड़के बाहर से बाटले लेके आ रहे हैं, लेटरिन बाथरूम में भी पानी नहीं है, बहुत परेशानी आ रही है। या तो गंदगी हो रही है, कपड़ा भी धोते हैं लोग, अब पानी कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे सर? मजबूरी है, पीना पड़ता है सर। अब पैसे तो है, कहाँ से लाएंगे? पिछले 15 दिनों बढ़ती हूँ, पाँव में चोट आई है, फ्रैक्चर है, हड्डी टूट गई है। यहाँ पानी पीना आया था मैं, पानी की बहुत आफत है। पानी में नलों में पानी नहीं, ढेर बाहर जाना पड़ता है, बोतल लाना पड़ती है। शहडोल के तो शासकीय बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज और उनके परिजन इस गर्मी में पानी के लिए भटक रहे हैं। करोड़ों की लागत से बने मेडिकल कॉलेज के ओपीडी सहित वार्ड तक में एक भी वाटर कूलर नहीं लगा है। आदिवासी बहुल जिला है। तीमारदार भी प्रांगण में ही रोटी के लिए चूल्हा जलाते हैं, पानी दूर से लाते हैं। हम लोग 15 दिन के आए हैं, ऐसा कच्चो समय हो जाता है, खाना बनाने का पानी नहीं मिलता है। पानी समस्या होता है, ऊपर पानी नहीं है, नल नहीं चलता है, यहाँ पे 2-3 दिन बंद कर देते हैं। पानी समस्या होता है, दूर पानी लेने जाना पड़ता है। बोला तो गार्ड से भी चालू करो तो कहते हैं हैंड पंप लगवा दी है, वहाँ से पानी पियो, पर गंदा पानी निकल रहा है। आर वगैरह तो है ही नहीं, जब गर्म पानी गंदा पानी आ रहा है तो आर कहाँ से मिलेगा?
राज्य के चर्चित कमलनाथ विकास मॉडल यानी छिंदवाड़ा का भी सरकारी अस्पताल देख लीजिए। करोड़ों की लागत से 5 मंजिला बिल्डिंग बनी। पानी के लिए या तो ग्राउंड फ्लोर का टूटा कूलर या कोतवाली या फिर अनगढ़ हनुमान मंदिर का ही आसरा है। पानी की सुविधा नहीं है, नीचे से लाते मंदिर के पास से नीचे से लाना पड़ता है। यहाँ ऊपर पानी नहीं है। ऊपर पानी है नहीं है, नहीं है, नीचे से लाना। रीवा का जिला अस्पताल थोड़ा फैंसी है, लेकिन पानी का इंतजाम यहाँ भी आईसीयू में ही पड़ा नजर आता है। आदिवासी बहुल जिले डिंडोरी के जिला अस्पताल में पीने के पानी को लेकर बड़ी किल्लत है। पानी का टैंक है लेकिन फोटो सेशन टाइप्स। बड़े अस्पतालों में कमी की बात सरकार मानती नहीं तो हमने तस्वीर दिखा दी। छोटे अस्पताल यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तो खुद स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट बताती है कि 2228 अस्पताल जल संकट से जूझ रहे हैं। इनमें आदिवासी इलाकों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा 290, सिवनी में 129, डिंडोरी में 188, बड़वानी में 168, मंदसौर में 160, रतलाम में 151 अस्पताल पानी की परेशानी का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में 106 अस्पतालों में पानी का संकट है। शहरी इलाकों में हालात आपने देख लिए। आलम यह है कि स्वास्थ्य आयुक्त सुदाम खाड़े ने खत लिखकर 41 जिलों में जल संकट से गुजर रहे 3042 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में जल जीवन मिशन के तहत नल जल कनेक्शन की गुजारिश की है। वैसे 2024 तक रुक जाएं, प्यास को थोड़ा आराम दें। अस्पताल तो क्या घर घर पानी मिलेगा, ऐसा केंद्रीय मंत्री जी कह रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र या गांव या शहर पानी से वंचित नहीं रहेंगे, ये हमारा ये लक्ष्य है। और 24 तक हम लगभग सभी गांव तक और घर तक पानी देने का हमारा टारगेट है। नल और जल योजना के तहत ये हमारा कमिटमेंट है प्रधानमंत्री जी का भी और हम सब लोगों का भी प्रयास है। जिला अस्पताल हो या ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, कई अस्पतालों के अंदर या तो टोटी ही नहीं है, जहां टंकी बनी है वो सूखी और बंद पड़ी है। लोग पानी की आस में टंकियों के पास जाते हैं, पानी न मिलने पर मायूस होकर लौटते हैं। दूर दराज से अस्पताल में मुफ्त इलाज कराने आए मरीज के उन परिजनों को पैसे देकर पानी खरीदना पड़ रहा है और सरकार बहादुर इन्हें 2024 तक का भरोसा दे रही है। लगभग 17 साल से मध्य प्रदेश में एक ही दल की सरकार, लगभग एक ही मुख्यमंत्री गद्दी पर। इसके बावजूद पीने तक के पानी के लिए वो भी सरकारी अस्पतालों में जो मियाद है वो 2 साल और लंबी। 2024 तक राम मंदिर बन जाएगा, हम इठलाएंगे, लेकिन क्या वाकई राम राज्य ऐसा होगा जहां हम बीमारों तक को पानी न पिला सकें? मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अपनी सेहत का ख्याल रखें, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि आपके शहर की हवा शुद्ध है या नहीं। दिमाग से लेकर नाक तक में जहर ही जहर भरा जा रहा है। क्या बिना शांति के स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है? पॉजिटिव बात यह है कि आप समझ नहीं रहे हैं, वरना समझने पर बहुत तकलीफ होगी, इसलिए ब्रेक ले लीजिए। पाकिस्तान में इमरान खान और उनकी पार्टी को करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर का वो फैसला रद्द कर दिया है जिसमें इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। इसके साथ ही राष्ट्रपति के नेशनल असेंबली को भंग करने के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमा शंकर। उमा, क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में विस्तार से? जी देखिए सुशील, जो 5 सदस्यीय बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश भी वहां के शामिल थे, उन्होंने जो फैसला दिया है उसमें सीधे तौर पे जिस तरीके से बिना वोटिंग कराए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया उसको गैर संवैधानिक करार दिया है। साथ ही जिस तरीके से संसद की कार्यवाही को सैनेटाइज कर दिया गया, वहां पे अनिश्चित काल के लिए ठप कर दिया गया, उसको भी गैर कानूनी करार दिया है। साथ ही जो 9 अप्रैल है
उस दिन को संसद का सत्र बुलाने का आदेश जारी कर दिया है और कहा है कि सुबह से लेकर रात 10 बजे तक वोटिंग कराई जाए। यानी कि इमरान खान के लिए बहुत बड़ा झटका, जो वो सोच रहे थे कि उन्होंने इस तरीके से संसद को भंग करके और राष्ट्रपति को ये सुझाव दिया था कि वो चुनाव का ऐलान करे। राष्ट्रपति ने इस बाबत इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भी लिख दी थी। तो ये सारी जो कवायद है वो नल एंड वाइड हो गई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। तो अब 9 अप्रैल को जो नेशनल असेंबली है उसका इजलास होगा, उसकी कार्यवाही होगी और उस कार्यवाही में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था पहले इमरान खान के खिलाफ, उस पर वोटिंग होगी। और क्योंकि विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि उनके पास 172 से ज्यादा की तादाद है, 177 से लेकर 197 की तादाद वो कोट करते हैं, तो ऐसे में इमरान सरकार के लिए और खासतौर पे इमरान खान के लिए बहुत एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होने जा रहा है जब ये वोटिंग होगी। जाहिर सी बात है कि उनको वोटिंग में हारने का डर था और इसी वजह से स्पीकर के फैसले को पढ़ते हुए डिप्टी स्पीकर ने कह दिया था कि ये आर्टिकल 5 के तहत, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, इसलिए इस पे वोटिंग नहीं कराई जा रही है और वोटिंग को खारिज कर दिया था। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वोटिंग होगी तो उस वोटिंग में देखना होगा कि इमरान खान जो है उनकी पार्टी, उनके जो सांसदों की तादाद घटकर कितनी रह जाती है। दारोमदार ऑपोजिशन पर है कि वो 172 की तादाद लेकर आए, सत्ता पक्ष की तरफ से बेशक कोई ना आए, लेकिन अब क्योंकि ये पूरा का पूरा आंकड़ा इस बात पर एक बार फिर से जाकर टिक गया है कि आखिरकार इमरान खान के साथ उनके अपने सांसद भी हैं या नहीं है, क्योंकि 13 तो घोषित तौर पे अलग हो गए थे और उसके अलावा 30-35 के असंतुष्ट होने की खबर थी। कई सारी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो साथ छोड़ चुकी। तो अब जब वोटिंग होगी 9 तारीख को रात 10 बजे के पहले, तो उसमें देखना है कि इमरान खान के पास क्या कोई फेस सेविंग होता है या उनको बहुत ही एक असम्मानजनक तरीके से उनको अपना प्रधानमंत्री का जो पद है वो छोड़ना पड़ता है। और क्योंकि उन्होंने जो एक एडवाइस दी थी और क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो एक उनके लिए जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन है ऑलरेडी पैदा हो चुका है। अब निगाह 9 अप्रैल को रहेगी असेंबली सेशन पर कि उसमें क्या कुछ होता है। सुशील जी, उमा, और ये भी कि इमरान खान का अब आपको राजनीतिक भविष्य क्या लग रहा है इसके बाद, और कौन पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री, विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का दावेदार होने जा रहा है अगर इमरान, जैसा कि लगता है, हार ही जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए शहबाज शरीफ का नाम लगातार जो संयुक्त ऑपोजिशन है, जो ज्वाइंट ऑपोजिशन है, उसकी तरफ से ये नाम लिया जाता रहा है और शहबाज शरीफ अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं पाकिस्तान के, अगर सुचारू तरीके से कार्रवाई होती है। शनिवार को जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, वोटिंग होती है और वोटिंग में इमरान खान की सरकार चली जाती है, उनकी गद्दी चली जाती है, तो उसी वक्त नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए उसी असेंबली में वोटिंग होगी। और उसमें क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से जो चेहरा है आगे किया गया है शहबाज शरीफ का, जो कि नवाज शरीफ के भाई भी हैं और PMLN के बड़े नेता हैं, लंबे समय तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसे में उनका जो प्रधानमंत्री बनने की जो संभावना है उनकी अधिक है। संयुक्त विपक्ष की तरफ से वो घोषित तौर पे उनका नाम आगे बढ़ाया गया है। तो अब 9 तारीख को जब वोटिंग होगी तो पहले इमरान खान की सरकार जाएगी, जिस तरह के आंकड़े अब तक नजर आए हैं, और जिसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग के पहले ही डिप्टी स्पीकर ने जो अविश्वास प्रस्ताव उसको खारिज कर दिया था और संसद को अनिश्चित काल के लिए उसकी कार्रवाई रोक दी थी और बाद में इमरान खान ने संसद भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी थी। तो अब ये पूरी प्रक्रिया जो है वो नल एंड वाइड हो गई है। अब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते हैं या अब भी राह में कोई अड़चन नजर आती है, ये देखने के लिए हमें 9 तारीख को रात 10 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर वोटिंग उसके पहले हो गई तो नतीजे उसके पहले ही सामने आ जाएंगे। सुशील जी, शुक्रिया उमा इस पूरी जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल बनी हुई है। इमरान सरकार के लिए ज़बरदस्त झटका था सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश, और अब इमरान सरकार जो है वो दोबारा वापस आती दिख नहीं रही है। 9 अप्रैल को जो अविश्वास प्रस्ताव पर फिर से वोटिंग होनी है, उसमें इमरान सरकार का गिरना लगभग अब तय ही है, क्योंकि आंकड़े उसके साथ नहीं है। इस बीच एक और खबर जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा से आई है कि वहां रूस को लेकर हुई वोटिंग से भारत गैर हाजिर रहा है। रूस को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया है संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के दौरान, क्योंकि रूस इस मतदान में हार गया। इस मतदान को अमेरिका की तरफ से रखा गया था, प्रस्ताव किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा से रूस को हटाया जाए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर किया जाए
और क्योंकि रूस ने यूक्रेन में काफ़ी नरसंहार किया है और इस आधार पर जो मतदान हुआ उसमें मतदान प्रस्ताव के पक्ष में 93 वोट पड़े और रूस के पक्ष में 24 वोट पड़े। तो रूस को एक तरह से इसमें हार का सामना करना पड़ा है और वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हो गया है। भारत इस मतदान से गैर हाजिर रहा। वक्त है एक ब्रेक का।